दोस्तों, हिंदी माध्यम में सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज प्रीलिम्स है। इंग्लिश मीडियम में सबसे बड़ा चैलेंज मेंस है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मेंस में उतना बड़ा स्ट्रगल नहीं करते क्योंकि चीज़ें एक्सप्रेस करनी आती हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में। हम अपनी भावनाओं को निबंध में, आंसर राइटिंग में, इंटरव्यू में बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं क्योंकि वो हमारा मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम में से ज़्यादातर लोग वो हैं जो सेलेक्ट होते हैं या फिर जो तैयारियाँ करते हैं, जिनका मीडियम ओरिजिनली वो अपने रीजनल मीडियम या फिर हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए कोई चॉइस नहीं है। इस वजह से इंग्लिश में जा रहे हैं या फिर मार्केट में गैप है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि हिंदी मीडियम के लिए प्रीलिम्स के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो कितने महीने की आपको प्रैक्टिस चाहिए। चाहे आप जब भी तैयारी करो, 3 महीने आपको प्रीलिम्स के लिए चाहिए होते हैं और 3 महीने में इंटेंस तैयारी आपको करनी पड़ेगी। यहाँ कॉम्पिटिशन आपका खुद से है, बाहर नहीं है। अगर आप खुद से जीत सकते हो, तो फिर ये एग्ज़ाम आपके लिए है। आपको 10 से 12 घंटे ये 3 महीने टाइम देना पड़ेगा। अब आप 5 से 6 घंटे देते हो तो इसको 6 महीने कर दो, आप 2 घंटे देते हो तो उस हिसाब से इस टाइम को बढ़ाते जाओ। तो इस लेक्चर में मैं आपसे इन 5 पॉइंट्स पे बात करूँगा, बहुत डिटेल में बात भी नहीं करूँगा। उससे पहले जिन्होंने प्रीवियस बैचेज़ में सिनॉप्सिस में एनरोल किया है, वो हिंदी और इंग्लिश के कॉमन बैचेज़ थे। उसमें हम हिंदी का कंटेंट, लेक्चर कुछ भी अपडेट नहीं कर रहे, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करो, हम आपको इनमें से जो भी बैच होगा उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो इंग्लिश में पहले भी कोर्स चल रहे थे, वो भी एक-एक करके हिंदी में धीरे-धीरे लॉन्च होंगे, तो वहाँ पे आपको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, राइट? पहली बात, सबसे बड़ा मुद्दा, अगर आपको 3 महीने में तैयारी करनी है, ठीक है? तो समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे? एक नियम है 1000 घंटे का नियम, अगर आपको किसी भी चीज़ में मास्टरी करनी है, तो 1000 घंटे देने पड़ेंगे। अब 3 महीने में अगर मैं कहूँ 3 माह में टाइम होता है 90 दिन, ठीक है? अब इसमें मुझे अगर 1000 घंटे चाहिए, तो 10 से 12 घंटे एवरेज, लगभग 11 घंटे एवरेज टाइम चाहिए। पढ़ना पड़ेगा, ये आपका पढ़ाई का टाइम है, इधर-उधर का टाइम नहीं है। अब मान लो आपको ये 6 महीने में करनी है, तो फिर आपको 5 से 6 घंटे प्रीलिम्स पे देने पड़ेंगे, ठीक है? अगर आपको ये साल भर में करनी है, 12 माह में करनी है, तो फिर आप ढाई से 3 घंटे दे दो। ले दे के आपको 1000 घंटे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए डेडिकेशन के साथ देने हैं। इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दे रहे हो, तो फिर आप जो मार्केट में चल रहा है, उसका शिकार हो रहे हो, वो नहीं करना है। आपको 1000 घंटे प्रीलिम्स के लिए चाहिए, लेकिन एक और चीज़ है, अगर आप फ़ोकस्ड वे में तैयारी करते हो, एक स्टेट होती है फ्लो स्टेट, जहाँ पे आपको सुध-बुध नहीं रहती। फ्लो स्टेट के बारे में यूट्यूब पे वीडियोज़ देखना, मैं भी कुछ टाइम में बना दूँगा। आप अगर उस वे में पढ़ते हो या फिर सुबह के टाइम पढ़ते हो, मान लो आप 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ते हो, तो ये मान के चलो उस 3 घंटे में आप इतना पढ़ सकते हो, इतना दिन में 12 से 6 तक भी नहीं पढ़ पाओगे। इतना आउटपुट आता है सुबह, 5 से 8 भी आप पढ़ लो, नॉट 4 बजे, 6 बजे से 9 बजे तक भी पढ़ लो। तो अगर आप उस वे में पढ़ते हो तो ये 1000 घंटे भी आपको लगभग 2/3, कुछ लोगों के लिए 50% भी होते हैं। सबसे बड़ा डर जो है ना लोगों को हिंदी मीडियम में कि पता नहीं क्या पूछ लेगा। यार वही एनसीईआरटी, वही स्कूल के लेवल का कंटेंट है। हो सकता है यूपीएससी स्कूल के लेवल की चीज़ें बोल के पूछ आपसे बड़े लेवल की लेता है, लेकिन तैयारी तो वही करनी है ना, सबके लिए सेम चीज़ है। तो 1000 घंटे में आप डिवाइड कैसे करोगे? किताबें साइड में आप रखोगे, वीडियोज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। इसके लिए अगर आप मेरी बात मानो, इनफैक्ट आप बिगिनर हो तो भी, बिगिनर हो, इसका 50% टाइम यानी कि 500 घंटे, ये आपका घंटे हैं, ठीक है? 500 घंटे आपको पीवाईक्यूज़ पे देने हैं। पीवाईक्यूज़ में क्या करना है उस पे मैं बात करूँगा। सिलेक्शन रिजेक्शन आपका यहीं से होगा। 50% टाइम आपको यहाँ देना है। 20% टाइम यानी कि 200 घंटे ये आपको टेस्ट सीरीज़ पे देने हैं प्रीलिम्स की। अब आप कहोगे कि टेस्ट सीरीज़ कौन-सी लें, कोचिंग की लें, कहाँ से लें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्री और पेड दोनों चीज़ें बता दूँगा, आपकी मर्ज़ी। इसके बाद 20% टाइम यानी कि 200 घंटे, उसमें आप किताबें, जो भी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, प्लस वीडियोज़, वीडियोज़ के साथ में जो भी आप कोर्स वगैरह ले रहे हो, 200 घंटे में ट्राई करो निपटाने का, ठीक है? इसके बाद आप लगभग 50-20-20, 10% टाइम ये आप यानी कि 100 घंटे करंट अफ़ेयर्स के लिए दोगे, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात, मैं इस वीडियो में 5 मुद्दों पे बात करने वाला हूँ, इसमें चौथा मुद्दा यही है, करंट अफ़ेयर्स पे अगर आप 10%, 100 घंटे से ज़्यादा टाइम दे रहे हो, इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले 50% टाइम पीवाईक्यू के लिए क्यों चाहिए? आप कहोगे ये क्या चीज़ है? ठीक है? देखो,
जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि पूछने वाला क्या है। ठीक है, आप वहां मेहनत करो जो आपको रिजल्ट देगा, उस चीज की तैयारी करो जो एग्जाम में पूछना है। पीवाई क्यूज में मान लो अगर मैं आपको कहूँ 50% टाइम जब आप पीवाई क्यूज में देते हो, पीवाई क्यूज क्यों 50% टाइम अगर आप पीवाई क्यूज पे दे रहे हो, पहली चीज आत्मविश्वास आएगा। आपको ये पता रहेगा कि यार यही चीज इंग्लिश मीडियम में पूछ रहा है, ये हिंदी में पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चलेंगे, उसी की तैयारी आप कर रहे हो जो एग्जाम में पूछा है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक तो आपको ये पता है कि मान लो डायरेक्ट रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा था, यही क्वेश्चन 2025 में पूछ लिया, आरा गट्टा क्या होता है। अब जब आप पीवाईक्यू बेस्ड तैयारी करते हो, आपको पता है कि इस तरह के वन लाइनर की लिस्ट बनानी है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गुण भर क्या है, विचित्र चित्रा और गुण भरा, ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता है कि ये मेरी इसी लिस्ट में से आ जाएगा, क्योंकि मैंने वन लाइनर इस तरह के तैयार कर लिए होंगे, उन्हीं में से आ जाएगा। या फिर आपको पता है कि इतने करने के बाद एक लेवल पे आना संभव नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो पीवाईक्यू में डायरेक्टली, ऐसे इसका आंसर आपको पता है, पूना समझौता, ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह आप सीखते हो, जो पीवाईक्यू डायरेक्ट रिपीट होते हैं, ये आपको पहली चीज क्या है, आत्मविश्वास आएगा। दूसरा, पहली चीज क्या है, आत्मविश्वास। दूसरी चीज क्या है, कंटेंट कंप्लीट होगा। जो आपका कंटेंट है ना, आप कहते हो कि हो रहा है नहीं हो रहा है, आप मान लो एक किताब पढ़ते हो, इस किताब में मान लो लक्ष्मीकांत है, कुछ ऐसे लिखिए, एक कॉलम इधर है एक कॉलम इधर है, हो सकता है इस पैराग्राफ में से यूपीएससी कोई प्रश्न पूछ ले। आपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये 4 लाइन पढ़ी, ये 4 लाइन पढ़ी, एग्जाम में तो ये पूछ रहा है। जब आप पीवाईक्यू साथ में लेके पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि इस पैराग्राफ में दरअसल इंपॉर्टेंट ये है। फिर आपको ये भी पता चलेगा, जैसे सिटीजनशिप का चैप्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 4-5 क्वेश्चन आज तक पूछे हैं उसमें, हम मतलब पागल हो जाते हैं उस चैप्टर में। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये क्या है, डायरेक्ट रिपीट हो गए। पहली चीज जो जैसे अभी हमने बात की, सीधे पूछ ले तो ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्ट रिपीट। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे ये प्रश्न है, ये डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये इनडायरेक्ट रिपीटेड है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे पूना समझौता है, और अगर आपने ये 1997 का क्वेश्चन किया है तो फिर पूना समझौता आप कर लोगे। फिर एग्जामिनर का माइंडसेट, जैसे इस क्वेश्चन में आप गुण भरा क्यों पढ़ोगे, ये माइंडसेट आप कहाँ से समझोगे। या फिर एलिमिनेशन टेक्निक, इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक तो नहीं, इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लेगी, जैसे ऑप्शन थर्ड में प्रतिधारण लिखा है, तो अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक पे मास्टरी करनी है पीवाईक्यूज के थ्रू, एग्जामिनर का माइंडसेट आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। फिर आपको ये पता चलेगा कि हम चाहे कितना भी पढ़ लें, चाहे किसी सोर्स में मान लो सिनॉप्सिस में पपीता और मिर्च लिखा भी है कि पुर्तगालियों ने दिया है, तब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं करते। तो आपको ये पता होता है कि यार इतना करने के बाद कुछ चीजें तो हैं जो कभी नहीं आएंगी। तो उसके बाद एग्जामिनर महोदय, जो भी आपके परीक्षक हैं, हिंदी में लिख देते हैं, एग्जामिनर महोदय का माइंडसेट आप पढ़ लोगे, इस वजह से पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। फिर जो भटकाव है ना, भटकाव वो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आप तैयारी ही पीवाईक्यू के इर्द गिर्द कर रहे हो, आपको पता है अराउंड, आपने सिनॉप्सिस पे इंग्लिश मीडियम के वीडियोस देखे होंगे, जीएस में मैं कहता हूँ 50% के आसपास रिपीट होते हैं लगभग। जब कट ऑफ जाती है ना प्रीलिम्स में 100 नंबर, तो 30 से 35 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब मान के चलो 60 से 70% कट ऑफ सिर्फ पीवाईक्यू से आ जा प्रीलिम्स में हो जाती है। फिर एक चीज और जो है, सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स क्या होती है कि प्रश्न को पढ़ने में गलती कर दी, ठीक है, अलग अलग तरीके की बबल गलत भर दिया। आप ये मान के चलो सिली मिस्टेक, मान लो आपने एक क्वेश्चन गलत किया, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप कहोगे कि -2/3 मार्किंग होती है, -2/3 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मान लो आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, दूसरे लोग वही 3 क्वेश्चन सही कर रहे, दूसरे लोग +6 नंबर ले गए, आप क्या है वहां पे -2 नंबर ला रहे हो, तो वहां पे आप दूसरों से 8 नंबर पीछे हुए, क्योंकि रिलेटिव एग्जाम है। एक्चुअल में तो आप 2 नंबर पीछे हुए, लेकिन दूसरों से आप 8 नंबर पीछे हुए, क्योंकि बाकी लोग वो सही कर रहे हैं और आप रेस से बाहर। आप 6 क्वेश्चन अगर गलत कर दोगे, तो ऐसे जो सबको आते हैं, तो 16 नंबर, 15-16 नंबर का गैप तो बहुत बड़ा होता है। तो जब हम पीवाईक्यू और बेसिक बुक लेकर चलते हैं, तो फिर आप ये मान के चलो कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% हो जाते हैं। अगर आपने सिली मिस्टेक्स पे भी कंट्रोल कर लिया, तो फिर ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आपकी कट ऑफ क्लियर ना हो। सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि आपका लक ही खराब है, या फिर आप एग्जाम सेंटर तक पहुंचे ही नहीं। तो ये बेसिकली पीवाईक्यूज का रोल है। मैंने क्या कहा, 50% पीवाईक्यू। अब जो 20% टाइम है वो आपको देना है टेस्ट सीरीज पे। अब टेस्ट सीरीज में आप क्या करोगे, अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया ना, टेस्ट सीरीज में मोस्टली 30 से 35 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं,
ठीक है। आपको क्या करना है, उसमें जो सेक्शनल टेस्ट है सब्जेक्ट वाइज है, पॉलिटी हिस्ट्री, वो सब आप हटा दोगे। मान लो 30-35 टेस्ट हैं, उसमें से 8 से 10 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये फुल लेंथ टेस्ट आप रखोगे, बाकी 25 टेस्ट को डालोगे कचरे में, क्योंकि आप पीवाईक्यू में कर चुके हो। तो 8 से 10 तो वो कोचिंग के टेस्ट, इसमें कोचिंग के टेस्ट किसी भी कोचिंग के ले लो, या एक कोचिंग के 8 से 10 ले लो, 2 कोचिंग के 4-4 ले लो, जैसे आपको करना है वैसे कर लो। दूसरा, जो यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स है ना, यूपीएससी के बाकी पेपर्स जो होते हैं, जैसे सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, ये सब 2-2 साल के कर लो। टेस्ट सीरीज समझ के इनको कर जाओ। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि यूपीएससी में बाकी एग्जाम्स में क्या चल रहा है, और इनसे भी क्वेश्चन 2-3 रिपीट हो जाते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा, जैसे वो नदियों वाला क्वेश्चन इस बार पूछ लिया, डिट्टो रिपीटेड है, ठीक है। फिर हमने बात की थी 10% टाइम आप करंट अफेयर्स को दोगे। 10% टाइम्स करंट अफेयर्स को देने के लिए एनफ है, उसके लिए हम पॉइंट नंबर 4 में बात करेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 200 घंटे दे सकते हो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो फिर करंट अफेयर्स पे नहीं दे सकते। बेसिकली पूरा इस का मतलब ये है कि आप 800 से 1000 घंटे के लाइव बैचेस में अपना अटेम्प्ट खराब कर रहे हो, तो लाइव बैच आप ये ध्यान रखो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, करंट अफेयर्स पे अभी हम आएंगे, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है भाषा। भाषा का बैरियर हिंदी माध्यम में बहुत ज्यादा है। आप रिजल्ट देखोगे यूपीएससी में, आपको लिंक दे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, वो पढ़ना। कन्नड़ा, मलयालम, इनसे सिलेक्शन रेट परसेंटेज ज्यादा है। हिंदी में मान लो 5% लोग सेलेक्ट होते हैं मेंस में, कन्नड़ा में 10 से 12 से 15% लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। ये क्षेत्रवाद तो है। तो भाषा का बैरियर क्या है? पहला, एक तो हमारा खुद का बैरियर है, सेल्फ बैरियर, लो कॉन्फिडेंस की, पता नहीं इंग्लिश में क्या करें, कुछ नहीं कर रहे यार, वही चीजें हैं, लोग वही नहीं कर पा रहे। दूसरा, मार्केट, मार्केट का बैरियर, टीचर्स प्रॉब्लमेटिक हैं हिंदी मीडियम में, बुक्स नहीं है, ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है। सिनॉप्सिस में भी ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम थी, उसको हमने इस बार सॉल्व किया है कि कंटेंट में मान लो ये हिंदी में कुछ लिखा है, कोई टर्म है, तो उसमें इंग्लिश लिख दी है, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। प्लस जो गूगल ट्रांसलेट वाला एक सीन था, वो इस साल से हमने खत्म किया है कि जो भी टीचर्स है, कंटेंट डेवलपर्स है, गूगल ट्रांसलेट नहीं करेंगे। तो भाषा का बैरियर तो है। तीसरा, यूपीएससी खुद के बाइसेस, ट्रांसलेशन यूपीएससी खुद ही गलत देता है। आयरन प्लांट को इस्पात का पौधा लिख दिया, ये यूपीएससी के एग्जाम की है। तो ट्रांसलेशन के इश्यूज हैं, मेंस में कॉपी चेकिंग में बाइसेस आएंगे, इंटरव्यू में बाइसेस आएंगे। भाषा महज एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये बात ठीक है। यूपीएससी में होना चाहिए कि भाषा सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन नहीं है। लेकिन इसको आप कैसे कर सकते हो? अगर आप इस चीज को ढंग से एग्जीक्यूट कर लो। ये मेंस में नहीं जा रहे हो ना, इंटरव्यू में नहीं जा रहे हो, प्रीलिम्स में इतना इशू नहीं आएगा। प्रीलिम्स में आप क्या कर सकते हो भाषा बैरियर को तोड़ने के लिए? पहला, न्यूज़पेपर पढ़ो कोई भी इंग्लिश का, यूज एंड थ्रो करने के लिए। हिंदू उठा के मत बैठ जाना, इंग्लिश का न्यूज़पेपर या फिर ब्लॉग जो भी आपको ठीक लगे उसमें, या तो आप खेल पेज पढ़ लो स्पोर्ट्स का, या फिर बॉलीवुड गॉसिप, ये सब की कौन किसके साथ भाग गया, उसको एक बार एक पैराग्राफ शीशे के सामने खड़े होकर खुद को बोलते हुए सुनो। देखो आपकी भाषा अपने आप इंप्रूव हो जाएगी धीरे धीरे। और देखो एक चीज है, अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशल साइंस ये सब पढ़ सकते हो, तो इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ सकते यार? ये तो बच्चे भी सीख लेते हैं ना। तो सिर्फ लैंग्वेज ही है, तो थोड़ा बहुत टाइम दो, हो जाएगा। इसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। एग्जाम में, प्रीलिम्स जब आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ऐसा होता है पेपर कि हिंदी का क्वेश्चन है एक पेज पे, अगले पेज पे इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। तो जब भी है हिंदी, उसमें इंग्लिश जरूर पढ़ लो। कई बार ऐसा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा कि आपको हिंदी का मतलब नहीं पता, जैसे पॉइंट नंबर 3 में ये प्रतिधारण लिखा हुआ है, तो इंग्लिश पढ़ के आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है उस टर्म का, ठीक है। सी सेट में हिंदी में जब आप पैसेज रीडिंग करते हो, बहुत बढ़िया, वो आप करना कंटिन्यू रखो। तो भाषा बैरियर आप ऐसे तोड़ सकते हो। अब बात करते हैं सिलेबस कैसे पूरा करें। मैक्सिमम बात हम यहाँ कर चुके हैं, ठीक है। सिलेबस में इस पॉइंट में बस 3 चीजों की बात करूंगा। पहला है बड़े विषय, दूसरा है छोटे विषय, ठीक है, तीसरा है वैकल्पिक। तो वैकल्पिक पे हम प्री के वीडियो में तो बात नहीं करेंगे। और चौथा है इसके अलावा, इनके अलावा वैकल्पिक और मेंस हो गया, और इसमें निबंध हो गया, और GS4, ये सब हम प्री के टाइम पे इनकी टेंशन नहीं लेंगे। अगर आपको लेना है तो ये 1000 घंटे के अलावा आप टाइम दो उस पे, ठीक है। इसके अलावा आपको सिलेबस कंप्लीट करते हुए तकनीक सीखनी पड़ेंगी, एलिमिनेशन टेक्निक्स हो गई, ठीक है। ये इन पे आपको मास्टरी करनी है, वो भी PYQ से आएगा। आप ये मान के चलो
ये सब चीज़ें आपके सिलेबस कंप्लीट कर देंगी लगभग 80%। 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जब आप रीडिंग कर लोगे। बट एग्जाम में आप 30 से 35 क्वेश्चन भी अगर उसके बेस पे कर ले गए, नॉलेज के बेस पे, तो बहुत बड़ी चीज़ है। सिलेक्शन तकनीक से होगा, उसके लिए आपको पीवाईक्यू पे जो टाइम दे रहे थे ना 500 घंटे, वो डेफिनेटली काम आएंगे। वो तभी डेवलप हो सकती है, वो पीवाईक्यू से ही डेवलप हो सकती है, टेस्ट सीरीज से नहीं होगी। राइट। अब बड़े विषय छोटे विषय इसमें बताने की नीड नहीं है, बस मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आज तक 45 ईयर्स के इतिहास में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको लगता होगा हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी है, ये नहीं है। सबसे ज्यादा प्रश्न साइंस टेक से पूछे हैं, 650 प्लस। उसके बाद आता है पॉलिटी, उसके बाद आता है इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। इन दोनों से 580 और 590 के आसपास क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये माइंड में रखना, साइंस टेक इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि वो तकनीक से पीवाईक्यू से हैंडल हो जाता है। ठीक है। किताबों का चुनाव जब आप कर लो, ठीक है, बुक लिस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्केट में फ्री बुक लिस्ट है, आपको पता है क्या पढ़ना है। ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, किताब रखोगे प्लस पीवाईक्यूज साथ में रखोगे, ये आपका सिलेबस पूर्ण कर देंगे, सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। इसके ऊपर जब आप टेस्ट सीरीज करते हो तो वो आपका प्रैक्टिस कर देगा। ठीक। इस वे में आप सिलेबस कंप्लीट करोगे। 6 से 8 बार आपको पढ़ना है। रिवीजन के दो तरीके, अब सिलेबस कंप्लीट करने में रिवीजन के दो तरीके। एक तरीका तो वो है जो आपने सुना होगा, स्पेस्ड रिवीजन, कि मान लो आपने पढ़ा, रिवीजन का तरीका ये है कि आपने पढ़ा पहला रिवीजन 24 टू 48 आवर्स में, घंटे में, दूसरा रिवीजन 7 दिन में, तीसरा रिवीजन 30 दिन में। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जैसे मैंने प्राचीन, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, प्राचीन और जो मध्यकालीन इतिहास है, वो कैसे पढ़ा था। डे 1 मैं चैप्टर 1 पढ़ रहा हूँ, डे 2 चैप्टर 1 पहले रिवाइज कर रहा हूँ, फिर चैप्टर 2 पढ़ रहा हूँ, डे 3 चैप्टर 1 और 2 दोनों रिवाइज कर रहा हूँ प्लस चैप्टर 3 पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से डे 10 जब आएगा तो मैं चैप्टर 1 से लेके 9 तक रिवाइज कर रहा हूँ और मैं चैप्टर 10 फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। इसमें रिवीजन में एंड में 4-5 रिवीजन के बाद हम पीवाईक्यू भी डाल सकते हैं। उसमें क्या होगा ना, जब हम 10वें दिन तक पहुंचेंगे, चैप्टर 1 के हमारे या तो 5 रिवीजन और 5 बार पीवाईक्यू हो चुके होंगे, या फिर 10 रिवीजन हो चुके होंगे, हो गया आपका काम। चैप्टर 10 आपका एक बार पढ़ा हुआ होगा, पिछले चैप्टर काफी पढ़े हुए होंगे, सब्जेक्ट की पूरी समझ हो जाएगी। करके देखना, एक सब्जेक्ट में करके देखना, मेरी मानो, मैं आपको इसके लिए सब्जेक्ट बताता हूँ, इस चीज के लिए एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और साइंस टेक, 3 चीजों में ये काम कर लेना। ठीक है। अगला, करंट अफेयर्स पे समय बर्बाद ना करें। देखो, अगर आप करंट अफेयर्स बेस्ड तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी का दिखावा कर रहे हो। दो चीजें होती है, एक होता है कंटेम्प्रेरी इश्यूज, इसे हम कहते हैं समसामयिक मुद्दे। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज इंग्लिश में कहते हैं। दूसरे होते हैं करंट अफेयर्स, जो रियल में अभी चल रहे हैं। करंट अफेयर्स, इसमें डिफरेंस क्या है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा जो कई सालों साल चल जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इस तरह के मुद्दे सालों साल चलते हैं। ये आपका 80% मटेरियल, जैसे AIIB एक बैंक है, NDB बैंक है, यूनाइटेड नेशंस की कुछ बॉडीज है, वो पढ़ने हैं, उसके लिए आप करंट अफेयर्स का इंतजार मत करो, उसको आप स्टैटिक का पार्ट मानो। सिनॉप्सिस में एक कोर्स है PT 360, अभी इस लिस्ट में एडिड नहीं है हिंदी मीडियम में, तो आप इंग्लिश वाला बैच उसका चाहे तो देख सकते हो। वहां पे लगभग 5 साल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आते हैं समसामयिक मुद्दे में। 80% कंटेंट आपका उससे कवर हो जाता है। जैसे इस बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो INSTC है कौन कौन सी कंट्री से जाता है, इस साल न्यूज में तो नहीं था, 3-4 साल पहले की न्यूज है, तो आप तैयार क्यों करोगे, क्योंकि आपको ट्रेड और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स क्या है, जैसे डे 1 कोई बिल आ गया, स्कीम आ गई, पॉलिसी आ गई, डीमोनेटाइजेशन जैसे पहले दिन हुआ था, वो उस दिन का करंट अफेयर्स है, बाद में आपका स्टैटिक है। ठीक है। तो समसामयिक मुद्दे, ये आपका 80% टाइम देने चाहिए। जो हमने बात भी की थी कि 100 घंटे मैक्सिमम 200 घंटे, उसका 80% टाइम भी इन्हीं पे आपको देना चाहिए। करंट अफेयर्स बाकी ये 20% टाइम में हो जाना चाहिए। नोट्स में भी आपके 80% होने चाहिए, ये बिल्कुल लिटरली वन लाइनर टाइप होने चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ एक प्रॉब्लम है, जब आप मार्केट में देखोगे ना, आपको डेली करंट अफेयर्स बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब करंट अफेयर्स में क्या है, दैनिक चलता है पहली चीज, फिर मासिक संकलन चलता है, फिर वार्षिक, जैसे PT हो गया, मासिक क्या है, मंथ वाइज हो गया। ठीक है, टॉपिक इसमें चलते हैं, टॉपिक वाइज, मतलब पॉलिटी के दिखेंगे, पर्यावरण के दिखेंगे, इस तरह। और इसमें प्री और मेंस दोनों आपको साथ में दिखेंगे।
वार्षिक में क्या है, ईयर वाइज है, और इसमें प्री की अलग है और मेंस की अलग है मैगजीन, पीटी और जैसे सिनॉप्सिस में भी है पीटी और मेंस 300, ऐसे बहुत सारी कोचिंग्स में। इतने सारे आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद आप कहते हो कि अखबार पढ़ने, ठीक है, इस पूरी चीज को आप कैसे यूज कर सकते हो। दैनिक खत्म करो, वार्षिक पढ़ने चाहिए, प्री के लिए पीटी, मेंस के लिए मेंस वाले, ठीक है। इसमें भी अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो फिर इसी वार्षिक वाले के देखो, मासिक और दैनिक में आप जा रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण पढ़ लो, अमर उजाला पढ़ लो, जो पढ़ना है पढ़ लो। हिंदू पढ़ना है तो भी बस जो मैंने आपको बताया अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए पढ़ो। हिंदू अखबार तो इंग्लिश मीडियम वाले नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप बाकी छोड़ दो, इतना सोचने की नीड नहीं है, ठीक है। तो इस वे में आप करंट अफेयर्स करो। डेली करंट अफेयर्स अगर आप कभी भी इस चक्कर में पढ़ रहे हो, अब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने आपको टाइम का बता दिया कितना कम टाइम है। 3 महीने में अगर आपको तैयारी करनी है, 6 महीने में भी तैयारी करनी है तो भी करंट अफेयर्स के लिए आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। साल भर में तैयारी करनी है तो भी आप करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। 1000 घंटे से ज़्यादा अगर आपको प्रीलिम्स में लग रहे हैं तो आप मान के चलो आपके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट बढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आखिरी चीज, मानसिक खेल यानी कि आत्मविश्वास। देखो जो सेलेक्ट होंगे ना, औसत प्रतिभा के छात्र ही यूपीएससी निकालते हैं। जो बेहतरीन लोग हैं ना, बेस्ट क्रीम, वो या तो बैंक में है या टेक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। एग्जाम मेंटल लेवल पे है, ठीक है। आज से आप अगर ये कर सकते हो कि 3 महीने तैयार करने के बाद अगर आप ये कहो कि कल एग्जाम दिलवा लो, या फिर 4 महीने बाद आप ये कह लो कि किसी भी दिन एग्जाम दिलवा लो, जब आपका ये माइंड सेट हो जाएगा, आप मान लेना एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको पढ़ाई में और मेंटल स्टेट में बैलेंस रखना है। आपको बड़ी दीवार नहीं बना लेनी सीधे एक साथ, एक छोटी छोटी ईंट लगाने पे ध्यान देना है कि आज एक ईंट लगा ली, कल दूसरी ईंट लगा ली, तो आप धीरे धीरे करते जाओगे। कमेंट में अपनी बात बताओ, नेक्स्ट वीडियो आप हिंदी माध्यम में किस चीज़ पे चाहते हो वो बताओ, जाके गूगल पे रिव्यू करो। एंड इन कोर्सेज में अगर आप इंग्लिश में इनरोल लो देन इनरोल करो, हिंदी के लिए मैसेज करो। और अगर आप चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर्स आपके लिए हो सकता है सिनॉप्सिस में, वो हिंदी माध्यम का ये वाला कोर्स है, MSGP PYQ। इससे ज़्यादा सिलेक्शंस प्रीलिम्स में और किसी कोर्स से नहीं होते पूरे यूपीएससी में, जो भी लोग सिनॉप्सिस को फॉलो करते हैं। थैंक यू।